Dear all the students, good evening. Yeah, good evening to all of you. जल्दी से एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, ग्रुप में सबको बताया जाए कि सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लें, बिकॉज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। प्लीज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि आपके मैकेनिक्स में ये चैप्टर है, स्ट्रेस स्ट्रेन। और यही चैप्टर आपका सोम के भी पहले चैप्टर, सोम का फर्स्ट चैप्टर है, और ये आपका मैकेनिक्स का ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर आपका है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आज हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और इसके कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम और इसके पूरे डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और साथ ही साथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी देखेंगे, और डिफरेंट जो उसके पॉइंट्स हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं आज। तो चलिए, द फर्स्ट थिंग इन फ्रंट ऑफ अस इज, जो पहला यहाँ पे आपका टर्म है, दैट इज अ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? सिंपली अगर हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करें तो स्ट्रेस को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी defined as the resisting force by the object, resisting force by the object per unit cross sectional area, per unit क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेस। अभी हम आपको इसका पूरा डिटेल अभी समझाएंगे कि ये होता कैसे और किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेजिस्टिंग फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? It can be represented, it can be represented by sigma। ऐसे सिग्मा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, सभी स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सभी लोग ज्वाइन कर लें, बिकॉज ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैज टेक्स्ट मी। कई लोगों ने टेक्स्ट किया था कि वी आर मिसिंग योर क्लासेस। तो आज हमने स्टार्ट किया है। इनफैक्ट मेरा कल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, इवन देन आई एम जस्ट टेकिंग दिस क्लास, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था, इस वजह से मैं क्लास को कंडक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें स्ट्रेस को, तो वी कैन राइट स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? रेसिस्टिंग फोर्स। तो रेसिस्टिंग फोर्स यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट दैट शुड बी एफ, और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एफ अप, यहाँ पे कह दिया कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो आपको यूनिट यहाँ से क्या मिलेगा? योर यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन हो, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है।
तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका यूनिट मिल जाएगा। और इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं, इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पीए। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पीए से रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल को। इसके कुछ हायर यूनिट्स भी होते हैं, दैट इज किलो पास्कल, मेगा पास्कल होता है, और एक आपका गीगा पास्कल भी होता है। दिस आर द हायर यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 पास्कल लिख सकते हैं। मेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 पास्कल लिख सकते हैं, और गीगा को 10 की पावर 9 पास्कल लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका थ्योरेटिकल बात यहाँ पे, कि थ्योरेटिकली हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए, सपोज आपने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, ठीक है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया यहाँ पे, ऑलराइट। अब इस पे आपका क्या हो रहा है कि वी आर जस्ट अप्लाइंग अ फोर्स, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई किए F, और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया F, राइट। ये हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। अब हम देखें तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इस बॉडी की जो टेंडेंसी होगी क्या होगी, डिफॉर्म होने की टेंडेंसी होगी। दैट मीन्स कि देयर शुड बी अ चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के डायमेंशन में कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना। बॉडी के डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या चाहता है कि हमारे अंदर किसी तरीके का कोई चेंज ना आए, है ना। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चाहता है कि हमारे बॉडी के अंदर किसी तरीके का कोई चेंज ना आए। तो चेंज ना आए इस वजह से क्या करेगा, ये बॉडी जो है आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को रेसिस्ट करेगा, है ना। ये हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग F डैश लिख देते हैं कि जो ये रेसिस्टिंग फोर्स है अंदर से, यानी वस्तु जो हमारे ऊपर हमारे फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए जो फोर्स लगा रही है, दैट फोर्स इज टर्म्ड एज अ रेसिस्टिंग फोर्स, है ना। उस फोर्स को हम रेसिस्टिंग फोर्स कहेंगे। और इस केस में इन द लिमिटिंग कंडीशन एट just a minute, I'm coming back। एक मिनट, अभी बता रहा हूं शिवम। हाँ शिवम, हो गया क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम लिमिटिंग कंडीशन में यहाँ पे बात करें तो एट लिमिटिंग कंडीशन F और F डैश आपका क्या होगा, बराबर हो जाएगा, है ना। F और F डैश आपका बराबर हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पे स्ट्रेस और कितने एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये एक्ट कर रहा है। सपोज कि इतने एरिया पे ये एक्ट कर रहा है,
है ना, इतने एरिया पे एक्ट कर रहा है। देयरफॉर यू कैन से कि आपका जो स्ट्रेस यहाँ पे हुआ वो आपका क्या है, F डिवाइडेड बाई A हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे। अब जो ये स्ट्रेस यहाँ पे यूज हो रहा है, जो हम लोग स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली टू टाइप्स। दिस स्ट्रेस इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। अब देखिए ये स्ट्रेस जो है ये बेसिकली दो तरह का होता है स्ट्रेस। एक इसको हम लोग कहते हैं टेंसाइल। एक का नेचर कैसा होता है, टेंसाइल इन नेचर, और दूसरा टाइप जो है दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर। टेंसाइल का मतलब यह है कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे बाहर की तरफ इन द आउटवर्ड डायरेक्शन अगर आपका फोर्स लग रहा है, अगर बाहर की तरफ आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहां पे जो स्ट्रेस आएगा दैट कैन बी सेड कि ये टेंसाइल होगा। जब ये टेंसाइल होगा तो देखिए यहां पे चेंजेस क्या आएंगे। मान लीजिए कि ये आपका लेंथ यहाँ पे L लेंथ था, है ना, लेंथ था। जब हमने यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ये इसका लेंथ बढ़ गया, थोड़ा सा इसका लेंथ क्या हुआ, बढ़ गया। और ये जो थोड़ा सा लेंथ बढ़ा है इसको हम लोग ले लेते हैं कि लेट दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा L। जो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, डेल्टा L हुआ है। तो यहाँ पे फाइनल लेंथ आपका कितना हो जाएगा, दैट फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। फाइनल लेंथ आपका L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। बताइए सभी लोग रेस्पॉन्ड करते रहिए यहां पे, है ना। इनिशियल लेंथ आपके पास कितना दिया हुआ था, इनिशियल लेंथ आपके पास दिया हुआ था दैट इज इक्वल्स टू L। जब हमने फोर्स लगाया, फोर्स कैसे लगाएंगे, ऐसे बाहर की तरफ जब खींचेंगे ना, ऐसे बाहर की तरफ जब खींच रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। टेंसाइल फोर्स हम लगा रहे हैं, वहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज नोन एज अ टेंसाइल। ये इसका फाइनल और इनिशियल लेंथ हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, है ना, ये ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है, इस पे आपने कुछ अंदर की तरफ ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाया। यदि आपने इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये आपका P एंड दिस इज अ P। दैट मीन्स कि इनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इनवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि इनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इनवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया पे कर रहे हैं, तो वो फोर्स अपॉन एरिया आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रेस। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस, हम लोग इसको कहेंगे। जब आपका फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा तो ये क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव कहलाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे आप लोगों ने ट्रस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर ये पॉइंट है, पॉइंट से बाहर की तरफ अगर जा रहा है तो दैट मीन्स क्या होता था, टेंसाइल होता था। और जो पॉइंट की तरफ आ रहा हो वो क्या होता था, कंप्रेसिव होता था। इसी तरीके से यहाँ पे भी समझिएगा कि जो इनवर्ड जा रहा होगा वो आपका क्या होगा, कंप्रेसिव, और जो आउटवर्ड जा रहा होगा वो क्या होगा, टेंसाइल होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका लेंथ मान लीजिए कि आपको लेंथ दिया हुआ है कितना, L लेंथ दिया हुआ है। अब जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करेंगे तो इसकी लंबाई में क्या आएगी, कमी आएगी। लंबाई इसका कम हो जाएगा, तो लंबाई कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये अब इतना इसका लेंथ जो है वो कम हो गया, ये इतना लेंथ कम हो गया और इसको हमने कह दिया कि कितना है, ये डेल्टा L के बराबर है। ये आपका डेल्टा L के बराबर है।
समझिए इस चीज को। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो आपके पास फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, L माइनस डेल्टा L हो जाएगा। L माइनस डेल्टा L आपका फाइनल लेंथ हो जाएगा। इनिशियल लेंथ आपके पास कितना था, इनिशियल लेंथ आपके पास L था, ठीक है, इनिशियल लेंथ आपके पास L था। तो इस केस में अगर हम डिफॉर्मेशन निकालें, डिफॉर्मेशन या यूं कहें कि चेंज इन लेंथ की अगर हम बात करें तो दैट शुड बी इक्वल्स टू, आपने पढ़ा हुआ है कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ आपको L माइनस डेल्टा L दिया हुआ है और इनिशियल लेंथ आपके पास कितना दिया हुआ है L, दैट इज इक्वल्स टू L माइनस डेल्टा L माइनस L। तो L से L कट गया, यहाँ पे डिफॉर्मेशन आपका क्या आया, माइनस ऑफ डेल्टा L आ रहा है। तो ये नेगेटिव आना, अगर आपका डिफॉर्मेशन नेगेटिव आ रहा हो तो आप ये समझ लीजिए, डिफॉर्मेशन नेगेटिव आ रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे किस तरीके का है, आपका कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है। लेंथ आपके पास कितना दिया हुआ है L, दैट इज इक्वल्स टू L माइनस डेल्टा।
नहीं मैं ठीक हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे MNIT से मेरे सर का फोन आ गया था तो उसको पिक करना जरूरी था, अदरवाइज इट्स ओके, एवरीथिंग वाज फाइन। ओके, तो चलिए अब आगे देखें। इसमें आगे हम लोग बात करें कि इफ द डिफॉर्मेशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर डिफॉर्मेशन आपका नेगेटिव आता है, इट मीन्स कि आपका जो यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई हुआ वो कैसा हुआ, दैट शुड बी कंप्रेसिव इन नेचर। ठीक है, अगर हम इस केस में अगर हम फाइंड करें कि डिफॉर्मेशन की अगर बात करें, इस केस में जब टेंसाइल स्ट्रेसेस हम लोग यूज कर रहे थे, तो टेंसाइल स्ट्रेस के केस में अगर हम डिफॉर्मेशन की बात करें तो वी हैव फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फाइनल लेंथ माइनस के इनिशियल लेंथ। दैट मीन्स कि फाइनल लेंथ आपके पास क्या दिया हुआ है, L प्लस डेल्टा L दिया हुआ है, और ये माइनस ऑफ L, दैट मीन्स कि L प्लस डेल्टा L माइनस L, तो L से L कैंसिल हो गया, दैट्स इक्वल्स टू डेल्टा L। इसका मतलब है कि अगर डिफॉर्मेशन आपका पॉजिटिव आता है, इफ योर डिफॉर्मेशन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, दिस मीन्स कि आपका क्या होगा, ये हमने यहाँ पे जो स्ट्रेस अप्लाई किया दैट्स विल बी टेंसाइल इन नेचर। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस का क्या मतलब है, तो आप क्या बताएंगे? टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब आप इसमें आप स्ट्रेस अप्लाई करें, दैट मीन्स कि आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका यहाँ पे फोर्स लगेगा, और जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या करेगा, फाइनली आपके बॉडी के लेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इट विल एनहांसेस द लेंथ ऑफ द बॉडी। ओके, या नमस्ते अभिषेक, नमस्ते। तो ये हमारा कंसेप्ट है आपका स्ट्रेस का, दिस इज द कंसेप्ट फॉर द स्ट्रेसेस। अगर हम स्ट्रेन की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर स्ट्रेन। है ना, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम लोग सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करें, सिंपल वर्ड्स में अगर स्ट्रेन को डिफाइन करने जाए तो इट कैन बी डिफाइंड एज the ratio of change in length to the original length, change in length to the original length आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। It is having no unit, it is dimensionless quantity having no units, है ना। ये क्या होता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। दैट मींस कि अगर आपसे स्ट्रेन निकालने के लिए कहा जाए तो आप स्ट्रेन वहां पे कैलकुलेट करेंगे, बट इट इज हैविंग नो एनी यूनिट। बट हम लोग कुछ फॉरेन राइटर्स की बुक है, वहां पे अभी मैं बताता हूं कि किस तरीके से यूनिट कभी कभार वहां पे लिख दिया जाता है, तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। इट मे बी पॉसिबल कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, दैट्स बी फाइन। आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल, अगर ऐसे शांत बैठे रहेंगे तो पता नहीं चलता है। फिर कर दिए सो दैट आई कैन नो कि आप लोग समझ रहे हैं चीजों को अच्छे से। ठीक है, तो आइए आगे देखें। Therefore, स्ट्रेन को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपका स्ट्रेन है। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस रहता है, तो हम लोग इस तरीके से स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ
लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, दैट इज ये आपका स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ क्या होता है, L प्लस डेल्टा L माइनस L, ये तो वो आपका चेंज इन लेंथ। और ओरिजिनल लेंथ आपके पास कितना दिया हुआ था, L दिया हुआ था, है ना। और ये आपको डिवाइडेड बाई L, दैट मीन्स कि ओरिजिनल लेंथ आपके पास L गिवन था तो हमने L से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले को ओपन करिए ब्रैकेट को, माइनस ऑफ L डिवाइडेड बाई L, तो आपका L से L कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा L बाई L। अब आपने यहाँ पे देखा कि स्ट्रेन का मान कितना आया, डेल्टा L बाई L आ रहा है। तो ऊपर भी आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में भी देखें तो लंबाई ही है, लेंथ है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आपके पास लंबाई ही है। तो अगर इसका डायमेंशन आप निकालें तो क्या होगा, L 0 हो जाएगा। डायमेंशंस की बात करें तो L 0 हो जाएगा, बट किसी किसी फॉरेन राइटर्स की बुक हम लोग देखते हैं तो वहां पे डायमेंशन इसका इस तरीके से लिख देता है mm अपॉन mm, है ना, कि ऊपर वाला भी mm में है, नीचे वाला भी mm में है, ऐसे लिख देता है। बट ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कुछ यूज करें, यू कैन जस्ट फाइंड आउट द आंसर और वहां पे आप कोई यूनिट ना दीजिए, वैसे छोड़ दीजिए तो भी सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका स्ट्रेन होता है ना। स्ट्रेन का हमने क्या कहा कि दैट इज अ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये आपका स्ट्रेन कहलाएगा। अगला टॉपिक है यहाँ पे हुक्स लॉ। अब देखिए, अब यहां से धीरे धीरे ये पिक पकड़ेगा, अब धीरे धीरे यहां से क्या होगा, पिक पकड़ता चला जाएगा, और पिक पकड़ने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब हुक्स लॉ से ही आपका ये पूरा का पूरा पिक पकड़ता है। तो देखिए ये हुक्स लॉ कैसे डिफाइन करेंगे। हुक्स लॉ को हम डिफाइन करें कि इट कैन बी डिफाइंड एज the stress is proportional to a strain within elastic limit. That means it can be defined as the stress is directly proportional to the strain within elastic. That means it can be defined as the stress is directly proportional to the strain within elastic limit. Oh, sorry, within proportional limit, not elastic limit. Within proportional limit. ठीक है, दैट इज कि स्ट्रेस आपका क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। अब यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, तो हमने उस कांस्टेंट का नाम दे दिया E, तो E इंटू स्ट्रेन हो गया। ठीक है, इस E को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इस E को, बताइए जरा। ये E आपका कहलाता है योंग्स मॉडुलस। ये E आपका कहलाता है योंग्स मॉडुलस, राइट। इसको हम लोग योंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो पढ़ाएंगे सुबह पढ़ाएंगे। थोड़ा सा एक्चुअली बिजी चल रहे हैं, मेरा इंटरव्यू है 2-3 जगह, तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं हम, और आप लोगों का टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करना है, आपके जूनियर्स का क्लासेस भी हैं बहुत सारी अनअकैडमी पे।
कल एक्चुअली इंटरव्यू है मेरा, तो थोड़ा सा आज भी मैं क्लास लेते हुए हिचक रहा था कि लूँ या ना लूँ, लेकिन पहले से शेड्यूल था इसलिए मैंने लिया इस क्लास को। और स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ई बराबर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा? देखिए स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है ना? और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, देयरफॉर वी कैन से कि इसका भी यूनिट आपका यंग्स मॉडुलस का कितना हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी आपका यूनिट हो जाएगा। अब इसको हम आपको ग्राफिकली समझाते हैं कि ये आखिर हुक्स लॉ कहां से आता है, किस तरीके से आप इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, वो सभी चीजें हम आपको यहाँ पे बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग बता दीजिए कि यहां तक क्लियर है या नहीं आप लोगों को? यहां तक आप लोगों को क्लियर है ना? ये जरूर बता दीजिए मुझे प्लीज। और पीएचडी के लिए है, पीएचडी के लिए वो तो देखिए एक हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। या थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका क्या होता है? दिस इज योर स्ट्रेस, ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ, और ये आपका क्या होगा? दिस इज योर स्ट्रेन, है ना? वाई एक्सिस पे आपका क्या होगा? स्ट्रेस होगा, और एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिया हुआ है? स्ट्रेन दिया हुआ है ना? तो अब हम यहाँ पे किसी डक्टाइल मटेरियल के लिए, मान लीजिए कि एक स्टील हमने लिया, स्टील के लिए आपका कौन सा होता है? स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। तो इसका हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करें तो देखिए पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन यहां से मिलेगा, ठीक है? ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन गया, और उसके बाद आफ्टर दैट ये कर्व जो है आपका क्या होता है? मुड़ जाता है यहां से। ये आपका कुछ ऐसा हो गया। फिर ये कर्व जो है आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? तो ये आपका फ्रैक्चर हो जाता है। इस पॉइंट पे आकर के ये मटेरियल क्या होता है? आपका ब्रेक कर जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ई है, ये आपका पॉइंट डी, ये सी है, और ये आपका B है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज A, ठीक है? तो ये हमने इस पे पॉइंट मार्क कर दिया, A, B, C, D, E और F, इतने पॉइंट्स हमने इस पे मार्क कर दिए। अब इन सभी पॉइंट्स का आप लोग जरा बता दीजिए। मैं यहाँ पे आप लोग फटाफट सभी लोग, आप ही लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि A पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं। आप लोग जैसे बताएंगे वैसे ही हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट A, B, C, D, E और F, ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जरा मुझे बताइए कि पॉइंट A को क्या कहते हैं हम लोग। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोगों के जवाब का इंतजार कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का कि पॉइंट ए को हम लोग क्या कहते हैं। यहां पे 30 लोग देख रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स यहां पे देख रहे हैं। 30 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो। इवन देन लाइक सिर्फ
और सिर्फ 7 यहाँ पे आया है, लाइक सिर्फ 7 ही आया है। ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। पॉइंट बी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं ना, इसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। सी को अपर यील्ड पॉइंट, है ना, सी अपर यील्ड पॉइंट। ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट, है ना, ये आपका लोअर यील्ड पॉइंट हो गया। पॉइंट ई को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, है ना, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस जो वहां पे इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर सकता है, दैट इज अ पॉइंट ई। और एफ आपका क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। एफ इज योर फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो ये हम लोग ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए पॉइंट ए पे। पॉइंट ए तक देखिए कि ये कर्व जो है आपका कैसा गया, बिल्कुल स्ट्रेट गया है। पॉइंट ए तक आपका कर्व स्ट्रेट गया है। देखिए, इसको हम लोग ऐसे मिला दें, देखें ये हमने मिला दिया। चलिए, बहुत बढ़िया विवेक, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं ऐसे, ई पी हमने कर दिया, दैट मीन्स कि स्ट्रेस एट प्रोपोर्शनल पॉइंट, स्ट्रेन एट प्रोपोर्शनल पॉइंट। और ये हमने यहाँ पे नाम दिया कि स्ट्रेस एट प्रोपोर्शनल पॉइंट, है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने देख लिया। अब आप देखिए कि ओ ए आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बताइए जरा। ओ ए is a straight line, है ना। OA आपका स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए, आप लोग जब कर्व बनाते हो जब कभी भी, और ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है और ये y है और ये x है, तो इसका मतलब होता है कि y और x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो आप यहां पे भी लिख सकते हो कि अप टू पॉइंट ए बताते हैं प्रेमचंद कैसे मिलेगी। अप टू पॉइंट ए आपके पास क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के, और सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप लें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप अगर निकालें हम, तो स्लोप बराबर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन आ जाएगा, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू पॉइंट ए गिव्स योंग्स मॉडुलस, है ना। ये आपको क्या करेगा, योंग्स मॉडुलस का आपको मान दे देगा, कौन सा, आपका स्लोप, जो ए पॉइंट तक का आपका स्लोप होगा वो क्या करेगा, आपको योंग्स मॉडुलस का वहां पे मान दे देगा। क्लियर है। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट, इस पे इसी बेसिस पे एक फटाफट हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें इसे।
यूनिक बर्नवाल, आई विल मैनेज दैट, डोंट वरी। मैनेज करना ही यही चीज है, मैनेज करना सीखना चाहिए इंसान को। मेरा इंटरव्यू जो है 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 8 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो मैं जैसे भी होगा समय निकाल करके मैं मैनेज कर दूंगा, एनी हाउ डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। स्टील बार, स्टील बार ऑफ 20 into 20 bar of diameter 5 centimeter is subjected to tensile load of is subjected to a tensile load of 120 kilonewton ना। The length of the bar is 3 meter. The length of the bar is 3 meter. Find the elongation produced. Find the elongation विवेक अभी रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस है ना, और आपका क्या नाम है उसका, अभी सभी चीज बताएंगे, डोंट वरी, परेशान ना होइए। रेजिलेंस बताना है, प्रूफ रेजिलेंस बताना है आपका, है ना। अभी मैं कर्व बनाऊंगा, उसमें काफी ढेर सारी चीजें बतानी है हमें। फाइंड द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द बार गिवन E इज इक्वल्स टू, E बराबर आपके पास दिया हुआ है 205 GPa, राइट। 205 GPa आपको यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे और थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए आप लिख सकते हैं सर्कुलर स्टील बार, है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफॉर्मेशन पता करना है ना, डिफॉर्मेशन पता करना है। तो आपने अभी अभी पढ़ा था कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E इंटू स्ट्रेन होता है ना। तो आप लोग स्ट्रेस को ऐसे लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू E, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L होता है। और यहां से हमें डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन पता करना हो, डेल्टा L, तो हम ऐसे लिख सकते हैं FL अपॉन A इंटू E लिख सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला यहां से पता चला कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डिफॉर्मेशन, वी कैन से कि इलोंगेशन अगर पता करना हो तो इलोंगेशन बराबर FL अपॉन A ही होता है। गिवन देखें हमें क्या क्या है, F बराबर 120 किलो न्यूटन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 120 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, दैट इज योर फोर्स। लंबाई, लेंथ आपका दिया हुआ है कितना, 3 मीटर इज योर लेंथ। एरिया,
एरिया कैसा, एरिया आपको डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आपको एरिया पता करना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ये एरिया होता है। तो आप यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, पाई बाई 4 और डायमीटर आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर लिया हमने और ये स्क्वायर, ये आप एरिया यहाँ पे पता कर लीजिए और ये आपका हो जाएगा, देख लें जरा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके इसको, ये हो जा रहा है आपका 19.625 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, है ना, इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जा रहा है। और ई का मान, ई इसका मान दिया हुआ है आपका 205 जीपीए, तो 205 जीपीए का मतलब हो गया कि 205 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। ठीक, अब ये आपने सभी चीजें निकाल ली, सभी चीजें आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द थिंग्स, आपको ये सभी मान इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं, इस इक्वेशन में आपको पुट कर देने हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 120 इंटू 10 की पावर 3 इंटू लंबाई आपके पास 3 मीटर दिया हुआ, एरिया 19.625 10 की पावर -4 इंटू 205 इंटू 10 की पावर 9। दिस मीन्स डेल्टा एल बराबर 120 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -4 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 205 इंटू 10 की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 की पावर 5 बन जाएगा। तो हम अगर कैंसिल करें तो ऊपर आपके पास 10 की पावर 3 और 1 0, ये तो कैंसिल करेंगे तो ये 10 की पावर 4 आपका कैंसिल होके 1 बचेगा यहाँ पे, है ना, 1 यहाँ पे बच जाएगा। तो जब 1 बच जाएगा तो ये कितना हो गया, 12 3 36, 12 3 36 और ये हो जाएगा 196.25 इंटू 205 मीटर, है ना। अगर इसको हमें mm में चेंज कर देना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दीजिए, mm में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके देख लें, 196.25 इंटू 205 और इसको हमने डिवाइड कर दिया 3000 से, तो 0.0745 आ रहा है, 0.0745 mm आपका डिफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप के कुछ और भी आप लोग क्वेश्चंस अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिएगा। स्टडी लाइफ प्लीज टेक माय नेम, ओके। तो इस तरीके से आप लोग कुछ क्वेश्चंस और भी अटेम्प्ट करिएगा और इसके आगे का पोर्शन हम लोग कल शाम फिर से उसी टाइम पे 6:30 पे हम लोग आगे का पोर्शन फिर से करेंगे, ओके। हाँ, तो 10 की पावर 5 है तो हमने 4 कटा दिया, 3 और 1 4 कैंसिल कर दिया, 1 बचा है आपका और 1 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 196.25 हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार कहीं अगर गलत ना हो। 19.625 था, उसको हमने अगले में यहाँ पे 196.25 लिख दिया है। ठीक है यूनिक, ओके। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं फिर से अपने क्लास में, फिर से 6:30 पे मिलेंगे विद सम मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड सम मोर न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और कल सभी स्टूडेंट 10 बजे आप लोग तैयार रहिएगा।
10 बजे तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। और टेस्ट का हम आपको बता दें, पिछला जो हमने टेस्ट लिया था उसमें आप लोगों ने, कई लोगों ने नाम रोल नंबर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग पहले नेम लिखिएगा, फिर यहाँ पे रोल नंबर अपना, ठीक है, यहाँ पे सेमेस्टर और फिर ब्रांच, है ना, ब्रांच, और यहां पे ऊपर लिख लीजिएगा सोम लैब टेस्ट, सोम लैब टेस्ट, और यहां पे डेट जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है, डेट यहां पे जरूर डाल दीजिएगा। ड्यूरेशन इसमें आपके पास 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस। ड्यूरेशन जो होगा आपका 30 मिनट का होगा, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। और कोई भी स्टूडेंट, है ना, सभी आप लोग उसी ग्रुप में ही वहां पे अपना आंसर भेजेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टूडेंट 10 बजे आपको दिया जाएगा, 10:30 से पहले नहीं भेजेगा, है ना, 10:30 से पहले कोई भी स्टूडेंट वहां पे अपना आंसर सेंड नहीं करेगा। ये चीज बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करिएगा, ओके। तो ये फॉर्मेट रहेगा। कल 10 बजे हम आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करेंगे, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करिए अपनी, ओके। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं फिर।